तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सर्फेसेस, राइट। जैसा आपने पहले भी पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने क्लास 10th में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है। नॉर्मल टर्म्स में आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी सेम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स इनटू एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो अपनी पाथ को चेंज करती है, करेक्ट है। तो लगभग फिनोमिना वही सेम डेफिनेशन यहाँ भी लिखनी है। As you can see the diagram here ना, यहाँ हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, let us name it as P। ये कोई इंसिडेंट रे P है which falls obliquely, ऑब्लिक समझते हैं आप, ऑब्लिकली एट द सर्फेस। ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है जो मैंने ग्लास लिया हुआ, इधर एयर है, बट दैट मीन्स एक ग्लास एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब जहाँ सारे मॉलिक्यूल्स लगभग उसके पास पास होते हैं, एक डेंस कंडीशन है, डेंसिटी ज्यादा है, और एयर की डेंसिटी कम होती है, जिसलिए उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। कंसिडर करने के लिए आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज हम देखेंगे ये कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और फिर ये डेंसर मीडियम से बाहर निकल के और रेयर मीडियम में फिर हवा में ही जा रही है। जब लाइट व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली, स्लाइटली ऑब्लिकली फ्रॉम एयर या फ्रॉम एनी मीडियम टू अनदर दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडिया, जिस ट्रांसपेरेंट मीडिया में वो एंटर करती है वो अपने पाथ को चेंज करती है। क्या यहाँ पर आपको अपनी लाइट आपको पाथ चेंज करते हुए दिख रही है? अब अगर ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो ये मेरी पी जो है ये लगभग यहाँ जानी चाहिए, ऐसा कुछ जाना चाहिए था, लेकिन वो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये एम एन एक नॉर्मल है, एम डैश एन डैश एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये एंगल आई के थ्रू इसमें इंसिडेंट होती है, फिर एंगल आर के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद इट आल्सो हिट्स, सिंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, ऑब्लिकली इसके अंदर हमने इसके इंसिडेंट कराई है लाइट को, वहां से ये यहाँ आएगी ट्रेवल करके और यहाँ पर एक एंगल बनाएगी विद सेम एंगल ऑफ आर। यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो यहाँ एंगल आर सेम रहेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर होगा नॉर्मल के साथ, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी और हमारा इमर्जेंट एंगल वो ओरिजिनल पाथ में अपने फिर से आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये, व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम एनी पाथ, फ्रॉम एनी मीडिया टू एनी गिवन मीडिया, इट चेंजेस इट्स पाथ, अपने रास्ते को बदलती है। दूसरे टर्म्स में हम समझे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम मतलब एयर डेंसर मीडियम ग्लास में, तो उसकी जो ये लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, थोड़ी सी उसकी झुकती है लाइट, वो लाइट नॉर्मल की तरफ, और जैसे ही वो यहाँ से मतलब डेंसर मीडियम से एयर रेयर मीडियम की तरफ बाहर निकलती है, फिर वो अपने इट वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, करेक्ट है, इट वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो चलिए हम अब कुछ टाइप्स ऑफ मीडियम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने एयर और ग्लास के बारे में बात की मैंने, और डेंसर और रेयर मीडियम बोला, थोड़ा उसको एक टेक्निकल टर्म्स में हम समझते हैं, टर्म्स के हिसाब से समझते हैं कि है क्या चीज वो। जैसे अगर मैंने कहा कि डेंसिटी के बेसिस पे होता है, हवा की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लास, एयर इज लेस डेंसर देन वाटर एयर ग्लास सॉरी। जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मीडियम की, मीडियम कितने टाइप के मैंने बताया, दो टाइप के, एक रेयर और दूसरा डेंसर मीडियम। तो जब हम बात करते हैं रेयर मीडियम की, देखिए इन्हीं तीन चीजों में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स में मैं रेयर और डेंसर दोनों ही बता दूंगा आपको। तो जब हम बात करते हैं एयर की एज कम्पेयर टू ग्लास, एयर की डेंसिटी कम होगी, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, मींस दैट इज रेयर एज कम्पेयर टू ग्लास। वाटर की डेंसिटी जाहिर सी बात है, बट वाटर एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी एक सॉलिड से तो कम ही होगी। जब हम बात करते हैं वाटर इज ऑल्सो रेयर एज कम्पेयर टू ग्लास, लेकिन व्हाट अबाउट ग्लास? ग्लास से भी कोई डेंसर मीडियम है? यस, वी हैव अ मीडियम कॉल्ड डायमंड। डायमंड के अंदर भी हम इंटरनल रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम उसको भी कह सकते हैं कि ग्लास से ज्यादा, ग्लास इज रेयर एज कंपेयर टू डायमंड। तो यहाँ सबसे ज्यादा रेयर कौन है? एयर, देन वाटर, देन ग्लास एज कंपेयर टू डायमंड। अब अगर इन्हीं को हम रिवर्स कर दे, अगर हम इन्हीं को रिवर्स कर दे तो ये क्या बन जाएगा? डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अगर ये ऑप्टिकल डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हायर देन अदर्स, तो ये क्या होते हैं? डेंसर मीडियम्स होते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिस डेंसिटी जिसको हम देख पाते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो उनकी बाकी एज कंपेयर टू अदर्स डेंसर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब अगर इन्हीं को पलट देते हैं तो मैं क्या कहता हूं? ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर। As compared to air, glass is more denser. As compared to water, glass is
more denser and diamond is more denser than glass. तो यही मैंने कहा था आपको, मैंने इसको उल्टा कर देंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम का एग्जांपल बन जाएगा, लिख लीजिए। तो हम चलिए बात करते हैं कुछ अभी, जैसे मैंने आपको कहा व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, थोड़ी सी चीजें नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा उसी डायग्राम को हम बीच से अलग कर देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। जब हम बात करते हैं पहली लाइट जो पी इंसिडेंट होती है तब वो रेयर मीडियम में होती है, तब वो एयर में होती है, और वो डेंसर मीडियम में जैसे एंटर करती है तो वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। नॉर्मल पहले उसको जाना चाहिए किसी इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जैसे ही वो रेयर डेंसर मीडियम मतलब ग्लास या वाटर से बाहर निकलती है एयर की तरफ, जैसे ही इट पासेस फ्रॉम रेयर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एम एंड डैश है हमारा, एम डैश एंड डैश। इससे ये देखिए नॉर्मल से कितनी दूर भगती हुई दिख रही है आपको, तो नॉर्मल से बाहर निकलती है। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, when light enters from denser to rarer medium it moves away from the normal। ठीक है, लिख लेंगे इसको, ये डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन है जो मैंने अलग से कर दिया आपको। चलिए अभी हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सब कुछ करने के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दो लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो ही है। क्या है वो, पहला क्या कहता है, लगभग हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दूसरे लॉ जैसा सिमिलर है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, मतलब जो इंसिडेंट होती है, जो रिफ्रैक्ट होती है, जो पाथ चेंज करती है, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस, जो नॉर्मल हमने एम एन या एम डैश एन डैश हमने जो बनाया था, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। बड़ा सिंपल है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड लॉ है, ये पहला लॉ है। एंड मूविंग टू द सेकंड लॉ, इट इज सेइंग दैट फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाट डज द मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस। मैंने अगर आपको पहले भी बताया है, नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी होती है जो सिर्फ एक कलर की हो, सिंगल कलर की लाइट होती है, जिसका ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ आप थोड़े टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहें तो ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है, लाइट विच हुज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम एंड आर ऑफ सेम कलर एंड इज ऑफ सेम कलर, यू कैन से कि वो ऐसी लाइट जो सेम कलर से बनी हो, दैट लाइट इज टर्म्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ, याद रखेंगे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल आई और एंगल आर के साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर की वैल्यूज के रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब गिवन पेयर की बात कर रहा है, जब जिस टाइम पे आपको गिवन रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब उस टाइम पे दो मीडिया तो प्रेजेंट होंगे ही, या तो एयर वाटर हो, या तो वाटर ग्लास हो, या तो एयर ग्लास हो, तो ग्लास डायमंड हो, कुछ भी ऐसा अगर होता है दैट मींस देयर मस्ट बी प्रेजेंट टू मीडियास। उन्हीं दो मीडियास के प्रेजेंस की बात कर रहा है। उस उन दो मीडियास पेयर ऑफ मीडियास के लिए इन साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, म्यू से। अब ये कैसे रिप्रेजेंट है, जैसे पहली मीडिया मेरी अगर एयर है तो यहाँ एयर म्यू ग्लास, सेकंड मीडिया मेरी ग्लास है, वन फर्स्ट मीडिया म्यू सेकंड मीडिया, you can just say this is the right representation of second law of refraction, which is also known as, second law is also known as, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, sin i upon sin r is equals to constant which is also equal to 1 mu 2, 1 means first media, mu के बाद जो second है that means second media। इसको हम which is also known as स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे स्नेल्स लॉ क्या है तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ ही क्या है, स्नेल्स लॉ है। क्या है भाई, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ इज टर्म्ड एज स्नेल्स लॉ, करेक्ट है। शुड वी मूव फर्दर, समझ में आया कि मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन, नॉर्मल सारे के सारे एक प्लेन के अंदर होते हैं। एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू 1 mu 2 एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को और अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें कि साइन आई अपॉन साइन आर को अगर हम एक तरीके से और लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, म्यू 1 बाय म्यू 2 भी लिख सकते हैं। अब पढ़ने वाले हम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टाइप का होता है, पहला है एब्सोल्यूट, एंड सेकंड है रिलेटिव। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? ओके, वी ऑल नो कि इट इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, ये हम सब जानते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रिस्पेक्ट में होता है? हमने पढ़ा था ना कि विथ रिस्पेक्ट टू किसी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मीडिया और सेकंड मीडिया, दो मीडियाज इंक्लूडेड होती है इसके अंदर। विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरे मीडिया की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, राइट? जैसे एयर, ग्लास, वाटर, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू वैक्यूम हमको पहले से पता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास का कितना है? 1.5, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो इसका मतलब ये कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, करेक्ट? इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो, यू कैन राइट इट एज मैथमेटिकली you can write it as nothing but mu is equals to speed of light in vacuum, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, by speed of light in vacuum by the speed of light in given media, ठीक है? जिस भी गिवन मीडिया, हम वाटर की बात करें, हम ग्लास की वाटर, हम एयर की बात करें, उन किसी गिवन मीडिया की स्पीड क्या होती है? वैक्यूम की तो हम सब जानते हैं क्या होती है? c, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होते हैं, और गिवन मीडिया को हम v के बराबर मान लेते हैं। हम किसके बराबर मान लेते हैं? v के बराबर मान लेते हैं। तो इट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू c, देन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया इज इक्वल टू v। तो हमारा जो म्यू है वो c अपॉन v के बराबर भी हो जाता है। दैट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट है? इट इज द रेशियो ऑफ, दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। इसको कॉमनली इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा, इसी को कहा जाता है। हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बाद में यूज करते हैं, कॉमनली हम इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम कॉमनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस हिसाब से जिस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ऑप्टिकली डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ऑप्टिकली डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब ऑप्टिकली रेयर है, ठीक है? समझ गए? डेंसर और रेयर मीडियम भी यहीं से बनते हैं। अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऑप्टिकली रेयर है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है? कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसी एक मीडिया से दूसरे और दूसरे से तीसरे मीडिया के विद रिस्पेक्ट होता है। When the ray of light travels from media to one media to another media, then the refractive index of second media with respect to first media is called refractive index of that given media, ठीक है? जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में इंटर करती है, पहला वाला वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट था, लेकिन यहाँ पर दो मीडियाज इंक्लूडेड हैं, दो अलग अलग मीडियाज हैं। पहले वाले में तो वैक्यूम और एक मीडिया थी, दूसरे वाले में दो मीडियाज हैं। इसमें क्या है? इसमें टू मीडियाज हैं, टू मीडिया, क्या है? दो मीडियाज हैं, ठीक है? टू मीडियाज इन्वॉल्व। तो यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं, दैट मीन्स कि यहां पर दो मीडियम्स के बीच, दो मीडियाज के बीच ऑप्टिकली डेंसर या रेयर मीडियाज के बीच जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उस इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और यहां पर हम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ते हैं कि पहले से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, उसको हम उसके विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं, पहले के विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड एंड सेकंड के विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट मीडिया है, फर्स्ट मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 बोल रहे हैं, सेकंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो इनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे? अगर मैं फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया की बात कर रहा हूं या सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया की बात कर रहा हूं तो मैं उसको इस तरीके से, अगर मैं सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा। ध्यान यही देना है, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो इसको 1 μ2 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? इसको 1 μ2 लिखेंगे। दैट मींस सेकंड refractive index of second media with respect to refractive index of first media is written as this, in this way। और ऐसे ही फर्स्ट मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया हम कैसे लिखते हैं? 2 μ1 हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली मीडिया अगर हमारी क्या है, स्नेल्स लॉ से अगर हम देखें तो फर्स्ट मीडिया हमारी इंसिडेंट रे होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन आई बाय स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकता हूं, साइन आर भी लिख सकता हूं, और इसको साइन आर बाय साइन आई लिख सकता हूं। करेक्ट है? लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं लिख सकता क्या मैम? अब अगर मैं देखूं, अगर मैं साइन μ1 और μ2 की अलग अलग वैल्यूज देखूं, अगर मैं μ1 और μ2 की अलग अलग वैल्यूज देखूं तो μ1 की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? अगर मैं इनको आई कुड राइट देम एज μ2 बाय μ1, इनके अलग अलग भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हो सकती हैं। मैं इनको लिख सकता हूं μ1 बाय μ2 भी लिख सकता हूं, इसको मैं μ2 बाय μ1 भी लिख सकता हूं। और मैंने अभी आपको बताया μ1 क्या है फर्स्ट मीडिया का और μ2 क्या है सेकंड मीडिया का है। तो फर्स्ट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भाई? पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला वैल्यू क्या रख दो। अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट c है वैक्यूम में, तो अगर अलग अलग ले रहे हैं और इसकी मीडिया में v1 है, दूसरे वाले में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी, मीडिया को ले लो 2, क्या ले लो? v2। सिमिलर वे पे यहां भी हो जाएगा cy v2 अपॉन cy v1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? सिंपल है कि मतलब मैं इनको अब अलग अलग से लिख रहा हूं, क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे। इसको अगर लिखना तो आप लिख लो cv1 होता है और इसको लिख लो cv2 लिख लो, क्योंकि गिवन मीडिया में अलग अलग होंगे स्पीड ऑफ लाइट, तो वैक्यूम में दोनों के लिए सेम होगी, इसीलिए उसको मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फ्रॉम हियर वी कैन राइट, अब यहां से c से c गेट कैंसिल्ड आउट, ये v2 ऊपर चला जाएगा, इट कुड बी v2 अपॉन v1 हो जाएगा, और यहां से ये दोनों कैंसिल, सॉरी यहां से ये c कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। यू कैन राइट इट एज u1, मतलब हमारा μ1 अपॉन μ2 किसके बराबर है? v2 अपॉन v1 के, और ये किसके बराबर है? ये है μ2 अपॉन μ1 के। यहां से क्या निकल के आया? यही है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से क्या निकल के आया? ये। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये कि जब कोई भी रिफ्रैक्शन जब हम कराते हैं किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब रिफ्रैक्शन होता है तो पहले तो लाइट हमने ये देखा कि इंसिडेंट रे जो आती है वो जब आफ्टर गोइंग थ्रू रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड होती है और फिर बाहर निकलती है, फिर नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है, क्योंकि बाहर भी एक रेयर मीडियम होता है। अगर ये ना होके मैं क्या करूं कि उसी रे को जो यहां से फिर बाहर निकलने वाली है वहां के बीच में मैं आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद मैं वहां पर क्या करूं, यहाँ एक मिरर लगा दूं, एक रिफ्लेक्शन के लिए एक मिरर लगा दूं। मिरर लगा दूं ऐसे एंगल में कैसा? परपेंडिकुलर टू इट, और उस रे के परपेंडिकुलर अगर मैं मिरर लगा दूं, वो रे जिस तरीके से यहां तक आई थी उसी तरीके से उसी रास्ते वो तुरंत वापस हो जाएगी, अपना वही ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से उसने इंसिडेंस किया, रिफ्रैक्शन किया, उसी पाथ से वो दोबारा लौट के वापस चली जाएगी। मतलब क्या? इसमें मैंने लिखा भी है कि जैसे सपोज करिए कि एक प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ रे, देन द पाथ ऑफ रे विल बी रिवर्स्ड, और इसके बाद अगर जैसे ही वो रिवर्स होती है तो वो क्या बनता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, हमने माना था एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई और रिफ्रैक्शन को माना था आर, स्नेल्स लॉ से a mu g sin i अपॉन sin r हो गया। लेकिन जैसे ही ये उल्टा हुआ तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल आई था अब वो रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया है, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल आर था अब वो क्या बन गया है? इंसिडेंस एंगल बन गया है। तो फिर स्नेल्स लॉ लगाया हमने और वहां से लिखा
जी म्यू ए, क्योंकि अब ग्लास से बाहर निकलेगी लाइट, अभी कहा हमने लगाया कहा मिरर को, ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर लाइट इंसिडेंस हो रही है और एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जी म्यू ए हमारा साइन आर और साइन आई के बराबर हो गया। अब जो साइन आर ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर जो हमारा ये रिफ्रैक्टेड एंगल अब क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और एंगल आई हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, उल्टा हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप कहीं और जा रहे थे, मैं आपको उसी जगह ले गया जहां से आपने स्टार्ट किया था, रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक है। यही रिफ्रैक्शन रिवर्स ऑर्डर में हो गया, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अब क्या किया, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट नथिंग बट ए म्यू जी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1। अब ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 हमारे पास बचा हुआ है। करेंगे क्या, यहां जी म्यू ए को इधर ला, यहां मल्टीप्लिकेशन में इधर आया, डिवाइड हो गया, वी गेट ए म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए। मतलब क्या कि जो हमारा ये जो हमने इसमें जब लगाया, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे के ऑपोजिट में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है या इनवर्स में है दोनों के। मतलब ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, सामने होते तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते, दो ये ऊपर और ये नीचे है 1 के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन। और इन जनरल फॉर्मेट आप उसको लिख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड मीडियम टू रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मीडियम। करेक्ट है, तो दिस इज इट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो अब अभी हम देखने वाले हैं, अभी हमने किया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, यहाँ पर क्या हुआ, अभी हम सिर्फ यहाँ पर हमने एक ग्लास, हमने एक मिरर रखा जिससे लाइट रिवर्स होगी अपने ओरिजिनल पाथ में। अभी क्या करना है कि 2, 3, 4 या मल्टीपल मीडियाज रख के हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन निकालना है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में आता कैसा है। तो यहाँ पहले मैंने पहला मीडियम हमारा एयर, दूसरा मीडियम है हमारा वाटर और तीसरा मीडियम है हमारा ग्लास। और ये सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। कंडीशन क्या है, मीडियम शुड बी केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। और एक कंडीशन क्या है, आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्शन वेयर मीडियाज केप्ट पैरेलल, यहाँ एक कंडीशन है वेयर मीडियाज केप्ट पैरेलल देन फॉर द सेम मीडियाज, मतलब अगर जहां से लाइट इंसिडेंस हुई है, सेम मीडिया मतलब जहां से लाइट इंसिडेंट हुई है और जहां लाइट निकल के बाहर जा रही है, इमर्जेंट हो रही है, दोनों मीडियाज अगर सेम है तो वहां पर क्या होता है, वो इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है तो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही साथ क्यों नहीं हो गई, दोनों पैरेलल क्यों हुई, वो होती है किसके वजह से, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, किसके वजह से, ड्यू टू दिस लेटरल शिफ्ट। क्या होता है ये, इमर्जेंट रे शिफ्ट स्लाइटर फ्रॉम इंसिडेंट रे, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला होता है d is equals to 1 minus 1 upon mu ti, where आप जानते हैं म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया, मतलब एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, टी है थिकनेस ऑफ दैट मीडिया, एंड आई क्या है, आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ से वो आप शिफ्टिंग भी निकाल सकते हो कि मतलब अगर मेरा इमर्जेंट यहाँ है और मेरी इंसिडेंट यहाँ है तो दोनों के बीच में थोड़ा सा अगर गैप आया है, वो गैप के बीच का डिस्टेंस वही लेटरल शिफ्टिंग कहलाती है। उसी के बीच में डिस्टेंस आपको निकालने के लिए है, तो दोनों पैरेलल, वो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है लेटरल शिफ्टिंग। पर ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसीलिए यहाँ पर भी आई लिखा हुआ और यहाँ पे भी आई लिखा, दोनों का एंगल सेम होगा, इसीलिए दोनों पैरेलल भी हैं और थोड़ा सा स्लाइटर डिफरेंस होगा इनके डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एंगल इंसिडेंस आई मान लिया, रिफ्रैक्शन का एंगल जो पहले क्योंकि टुवर्ड द नॉर्मल हो गया इसको R1 माना, फिर रेयर से डेंसर मीडियम था, डेंसर से मोर डेंसर मीडियम में हम जैसे मुड़े थोड़ा सा और अंदर स्लाइटर अंदर गया होगा, ये R1 था, ये भी R1 था, ये R2 हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, और ये भी R2 और बाहर निकलते हुए एंगल इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल इंसिडेंस एंगल के बराबर हो गया। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड इस डेफिनेशन डेरिवेशन, जो ये कहता है हमने क्या किया कि लाइट रेस, यहाँ मैंने लिखा हियर लाइट रेस पासेस फ्रॉम एयर, पहले एयर से वाटर में जाती है, देन फ्रॉम वाटर टू ग्लास, देन फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगेन एयर में चली जाती है। तो वहां से पहली कंडीशन है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तब स्नेल्स लॉ लगाया हमने यूजिंग स्नेल्स लॉ, MUW एयर फ्रॉम वाटर, साइन आई अपॉन साइन R1,
साइन आई अपॉन साइन R1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने उसको। फ्रॉम वाटर टू ग्लास यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन R1 अपॉन R2। यहाँ पर साइन R1 है इसके लिए इंसिडेंस और R2 इसका रिफ्रैक्टिव एंगल है, इसलिए साइन R1 अपॉन साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब ग्लास से एयर की तरफ, अब यहाँ ग्लास के बाद जब एयर में लाइट एंटर कर रही है तब उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग स्नेल्स लॉ हमने क्या निकाला, जी म्यू ए फ्रॉम ग्लास टू एयर, साइन R2 अपॉन साइन साइन R2 इंसिडेंस एंगल का काम कर रहा है और आई क्या है, हमारा इमर्जेंट एंगल या इंसिडेंट एंगल, दोनों जिनका एंगल बराबर है आपस में। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड अगेन वही रिवर्सिबिलिटी जैसा सेम कि लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी म्यू ए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया। इनको मल्टीप्लाई किया साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1, R1 अपॉन R2 एंड R2 अपॉन आई। यहां से आपने देखा साइन आई से कैंसिल हो गया, R1 से कैंसिल हो गया, R2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इनके जगह 1, मतलब ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से मैंने क्या किया, मैंने जी म्यू ए को इधर लाके डिवाइड किया। जैसे जी म्यू ए इधर आया, आपको याद हो अगर अभी आपने पीछे अभी कुछ मिनट पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किया है, वहां से 1 अपॉन जी म्यू ए म्यू जी के बराबर था। अगर मैं इसके जगह जी म्यू ए की जगह 1 अपॉन जी म्यू ए की जगह मैं ए म्यू जी रख दूं, मेरा ये कंडीशन आ गई। तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया, ये पहली कंडीशन, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का आ गया। फिर इसी में से हमने इनको ट्रांसपोज किया, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया। फिर इसी को फिर हमने ट्रांसपोज किया, मतलब इक्वेशन नंबर 4 का ही यूज करके तीनों बने हैं। तो यहां फिर इसको ट्रांसपोज किया तो हमको एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया। तो दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियाज, एंड ये है उसका डेरिवेशन। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया है हमने, स्नेल्स लॉ लगाया है तीनों कंडीशंस में। व्हेन रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, देन फिर पहला इक्वेशन वाटर टू ग्लास, सेकंड इक्वेशन ग्लास टू एयर, थर्ड इक्वेशन हमने बनाया है और उसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला है, हमको ये वैल्यूज मिली हैं। करेक्ट है, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। बट बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जी म्यू ए रखना है, इसकी वैल्यू हमारी ये होती है, ये रखने पर ये 1 2 3 विथ रिस्पेक्ट टू दैट, विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट, ये तीनों कंडीशंस, तीनों के लिए हमको अलग अलग वैल्यूज, तीनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या मतलब इसका कि एक्चुअल में रियल मतलब एक्चुअल में कहाँ पर है और हमको वो डेप्थ अपीयर कहाँ होती है। थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम दिख पा रहा होगा तो आप देख पा रहे हैं कि रियल और अपेरेंट डेप्थ में क्या फर्क है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको। इसको समझने से पहले ये फिनोमिना हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब अगर देखिए आपने कभी अगर कांच के ग्लास में, क्योंकि हमको जो भी मीडिया चाहिए वो ट्रांसपेरेंट मीडिया चाहिए, अगर आपने कभी कांच के ग्लास में पानी भर के देखा हो तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो या आपने कभी ऐसा देखा हो, अगर आपको कांच की ग्लास में आपने देखा हो तो ऐसा लगता है कि कांच की जो डेप्थ है वो कहीं ऊपर आ गई है, शिफ्ट होकर थोड़ी सी ऊपर आ गई है और कांच की ग्लास हमको छोटी दिखती है, साइड से नहीं उसके ऊपर से। जब हम सामने से कांच की ग्लास में ऐसे देखते हैं तो हमको लगता है कि वो लिफ्ट अप हो गया है, उसका जो डेप्थ है वो लिफ्ट अप होकर ऊपर आ गया है। या फिर हमको ऐसा लगता है कि कांच और भी मोटा है, कभी कभार हमको ऐसा दिखता है कि कांच और मोटा है। कुछ और फिनोमिना इससे रिलेटेड क्या है, जैसे अगर आप कभी भी फिशरिंग करते हो, अगर नहीं करते हो तो पता होना चाहिए कि जो फिशरमैन होते हैं उनको एक्चुअल में फिश होती कहाँ है, एक्चुअल डेप्थ उसकी कुछ और होती है, उसकी रियल डेप्थ कुछ और होती है, लेकिन फिशरमैन को अपीयर कुछ और होता है। ऐसे ही डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनन्स है जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपको रियल और अपेरेंट डेप्थ अलग अलग लगती है। एक्चुअल में रियल डेप्थ होती क्या है, लगने वाली डेप्थ क्या होती है उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, जो आपको अपीयर होती है। पर एक्चुअल में डेप्थ कैसी होती है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो हमारे पास इस पॉइंट पी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जिसकी एच एक रियल डेप्थ है उसकी। लेकिन जब हम यहाँ पर हमारी आंख है, यहाँ से हम देख रहे हैं, हम गिलास के ऊपर से देख रहे हैं, हम कंटेनर के ऊपर से देख रहे हैं, तो जब भी हम कंटेनर के ऊपर से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में ड्यू टू द रिफ्रैक्शन टोटल ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या है, यहाँ से वो लिफ्ट होके हमको इस पॉइंट इस पी से लिफ्ट होके पी डैश पे दिखता है। कहाँ दिखता है, इस पी से लिफ्ट अप होके इस पी डैश पे दिखता है और हमको एक्चुअल में लगता है कि वो यहीं पर रखा हुआ है।
आप अगर इससे रियल लाइफ से इसको समझना चाहते हैं तो आप आज ही घर जाके अपने घर में एक सिक्का ले लेना, कोई ऐसी चीज जो एक्चुअल में चमकदार हो, जो आपको दिखे उस पानी के अंदर। आप उसको लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे ही आपने उसको ग्लास के अंदर डाला, ग्लास के अंदर की डेप्थ कुछ और है, ग्लास के अंदर डेप्थ कुछ और है उसकी, लेकिन आपको अपेयर कुछ और होगी, लगेगा कि एकदम बस ऊपर में ही, और आप पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? कि उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है, यहाँ है वो, और आप तो यहाँ पर पकड़ रहे हैं उसको। तो यहाँ पर पकड़ने और यहाँ पर पकड़ने में फर्क है। तो यही ये जो डेप्थ है ये रियल डेप्थ है, और ये कैसी डेप्थ है, ये अपीयरेंट डेप्थ है। यहाँ पर अपीयर होगा कि वो यहाँ पर है, पर एक्चुअल में किधर होगा, उसकी रियल डेप्थ क्या है, इस पोजीशन पी पर है, अपीयरेंट किधर पे है, पी डैश पे। होता कि कैसे ये यहां से यहां, तो ये टोटल ये रे यहां से आई और यहां से वापस चली गई, करेक्ट है। लेकिन एक रे यहां, और जो रे यहां पर आई, जो रे यहां पर आई, क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर पे जैसे ही जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जैसे ही ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो, नॉर्मल से बाहर बेंड होगी तो हमारे आंख तक जाएगी। लेकिन जब हम अपनी आंखों से इसको देखेंगे, हमारे आंखों का और इस रे, एक ये रे और इस रे के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन जो है, उसकी वजह से ये हमको यहां से यहां लिफ्ट होकर दिखता है, करेक्ट है। रेज बनाइए, पहली रे जो सीधी निकल रही है परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, दूसरी रे जो जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जब यहां गई, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा निकल जाएगी ना, उसमें रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि जब अब अगर आपको मैंने पढ़ाया है, आपको अगर याद हो कि इंसिडेंस एंगल अगर नॉर्मल के जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाता है, मैं तो यहाँ परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन वो नॉर्मल के 0 डिग्री पे है। और नॉर्मल के 0 डिग्री पर जब भी कोई एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल, तो रे कभी भी कोई भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, दोनों में से कुछ नहीं होता। रिफ्लेक्शन तो होता है पर रिफ्रैक्शन आपको नहीं दिखेगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, मैंने कल ही आपको ये लिखवाया है। तो वहां से क्या होता है कि ये रे तो वहीं चली गई, सीधा सीधा निकल गई, यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इस रे को थोड़ा सा बेंड करके यहाँ सरफेस पे लाया, हुआ क्या, ये अभी इट वॉज वेरी क्लोजर टू नॉर्मल, लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे गई तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर हो गई, और जैसे ही ये दूर हुई तो यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनी इस रे तक, और वहां पर हमको अपीयर होता है कि लिफ्ट, इसीलिए हमको अपीयर होता है ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रेस, मतलब पी पी डैश ओ वाली रे, मतलब रे नंबर एल और रे नंबर आर, इसका नाम मैंने लिया रिफ्रैक्टेड रे, और ये एल रे है। इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन बनाती है, जो जहां पर जो पोजीशन पे जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हमको अपीयर होगा कि ये ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है, जहां पर इन एल और आर दो रेस का म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पोजीशन, दैट एट दैट पॉइंट री एंगल आर और री एंगल आर दोनों वहां पर बराबर होंगे, और ये हमको अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां पर है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, अगर कोई भी कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पी पर रखा हुआ है, पॉइंट पी पर रखा हुआ है, मतलब उसके बेस पे रखा हुआ है, बॉटम पे, हमको दिखता कहाँ है, हमको अपीयर होता है वो पी डैश पे, इस हाइट पे दिखता है यहाँ पर, तो हमको ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में वही है। इसी तरीके से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना है, जैसे फिशरीज, जो फिशरमैन होते हैं, नॉट फिशरीज, फिशरमैन जो होते हैं, उनको जब वो मछली पकड़ने जाते हैं, उनको ये लगता है मछली एक्चुअल में ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में होती कहाँ है, इस जगह पे नीचे होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ना, तो अपीयरेंट और रियल डेप्थ में जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो चीजें हमको ज्यादा ऊपर दिखती हैं, और जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखते हैं तो चीजें हमको ज्यादा दूर दिखती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत दूर है लेकिन होता है एक्चुअल में बहुत पास। तो ये दोनों मीडियम्स का अलग अलग डिफरेंस है। रेयरर से मीडियम में देखो, रेयरर से डेंसर में देखोगे तो पास में दिखेगी, और डेंसर से रेयरर में देखोगे तो दूर दिखेगी। चलिए अब इसको एक डेरिवेशन से समझते हैं। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पी पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट पोजीशन पी, सारी चीजें यहाँ डायग्राम में आप देखते चलेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पी, रे पीओ स्ट्राइक सरफेस नॉर्मली, ये रे पीओ सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करती है, और हमने पढ़ा है जब सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी मतलब एंगल आई 0 के बराबर हो जाएगा, तब वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर मैंने वो लिखा है hence does not goes under refraction। आगे लिखा मैंने PQ स्ट्राइक द सरफेस एट एंगल आई, और PQ जो है वो एंगल आई से सरफेस को स्ट्राइक करती है, यहाँ पर एंगल आई बना रही है। तो वहां से क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है, तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, हमने पढ़ा है, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो अब ये सारा फिनोमिना तो हमने पहले भी पढ़ा है। क्या हो अगर इफ रेयरर रिफ्रैक्टिव रेज आर एक्सटेंडेड बिहाइंड द अपीयरेंट, अब एक्सटेंडेड बिहाइंड अगर उसको किया जाए तो दे अपीयर टू मीट एट पी डैश। क्या मतलब इसका कि अगर ये जो रेयरर मीडियम पे जो हमारी रे है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये मुझे इस पी डैश पे
इस रे पीओ पर, इस रे पीओ को इंटरसेक्ट करेगी और वहां पर हमको अपीयर, वहां मिलेगा कि दोनों अपीयर का, दे अपीयर टू मीट एट पी डैश, और वहीं पर जिस पोजीशन पे वो दोनों मिलने की हमको ऐसा लगेगा दे अपीयर टू मीट एट दैट पोजीशन, वही पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमको बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहीं पर हमको उसकी अपीयरेंट डेप्थ दिखाई देगी। थोड़ा सा डेरिवेशन से समझते हैं। मान लेते हैं यहां से देखो, इट इज वेरी क्लियर कि ओपी और ओपी एक रियल डेप्थ है, ओपी रियल डेप्थ है जहां पर जिसकी हाइट है h, एंड ओपी डैश अपीयरेंट डेप्थ है जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूं, इसकी हाइट है h डैश। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द दैट सरफेस। PQN एंगल आई है, आपको पता है एंगल MR MQR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल के बराबर है, सॉरी, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टिव एंगल। अब क्या हो, आपने थोड़ा सा मैथ्स, इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा है तो अगर आपने पढ़ा है दो पैरेलल लाइंस, आपने पढ़ा है दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स अगर ऐसे ऑल्टरनेट एंगल्स हो तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यहां से इट इज वेरी क्लियर कि अगर ये एंगल आई और ये OPQ, ये दोनों एक दूसरे से ऑल्टरनेट है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल आई के बराबर हो जाएंगे। ये मैंने यहां लिख दिया है, ऑल्टरनेट एंगल्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल OP' एंड एंगल MQR, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे बराबर हुए, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ये भी सेम प्रॉपर्टी आपने इसी पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल, और एक लाइन थी, दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन, उन्हीं में ऑल्टरनेट, उन्हीं में करस्पॉन्डिंग्स, उन्हीं में एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट्स, आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ हम जानते हैं कि फ्रॉम वाटर टू एयर हम बात कर रहे हैं ना, इंसिडेंट हो रही है कहां से, यहां से, तो वाटर से एयर की बात कर रहे हैं। जब हम वाटर से एयर की बात कर रहे हैं तो हमको साइन आई अपॉन की, बाय स्नेल्स लॉ वी नो दैट साइन आई अपॉन साइन आर होता है। लेकिन हम जानते हैं W म्यू A इज नथिंग बट A म्यू W के बराबर, 1 अपॉन A म्यू W के बराबर होता है कि नहीं। इसके जगह पे हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। अब साइन आई अपॉन साइन आर हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो A म्यू W की वैल्यू साइन आर ऊपर चला जाएगा, साइन आई नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी। करेक्ट है, समझ आया, यहां तक तो ठीक है। अब ये R और I की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे। R की वैल्यू मेरे पास क्या है, OP' Q, मैंने उसकी जगह रख दिया OP' Q, तो साइन OP' Q बन गया। मैंने एंगल आई की जगह क्या वैल्यू रख दी, OPQ, मैंने क्या वैल्यू रख दी, OPQ। PQN तुम्हारा पुराना वैल्यू था, नया वैल्यू हमारा क्या बना था, OPQ। करेक्ट है, तो ये OPQ मैंने यहां रख दिया। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल OP' Q, वहां से साइन OPQ डैश क्या आ गया, OP' क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में क्या आ गया, साइन OPQ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। OPQ साइन OP' के जगह मैं रख सकता हूं OQ अपॉन QP डैश, मैंने वो रख दिया है। फिर मैंने क्या किया है, मैंने साइन OPQ की जगह यहां से ये वैल्यू QP OQ अपॉन QP डैश यहां रख दिया। OQ से OQ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये QP, यहां आके मल्टीप्लाई हो गया, बचा हमारे पास QP अपॉन QP डैश। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट O है और ये Q है थोड़े से आपस में बहुत ही पास में है, आपस में पास में है, अगर ये दोनों आपस में, अगर ये आसपास हो एकदम, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत पास में है, तो वहां से क्या होगा कि QP और OP, मतलब ये QP और OP भाई डेप्थ ही है। अगर पास पास में दोनों चीजें हैं यहां से, तो भाई आप यहां से मेजर करो तब भी और यहां से मेजर करो तब भी सेम डिस्टेंस आएगा। वही चीज वहां भी कह रहा है कि अगर ये दोनों बहुत पास में है तो ये P उन दोनों के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल। उसी तरीके से भाई जब ये रियल डेप्थ इक्वल हो गई तो अपेरेंट डेप्थ भी तो और इक्वल होगी क्योंकि और पास में है। तो यहां से OP डैश और QP डैश भी एक दूसरे के लगभग बराबर होंगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इनके जगह रिप्लेस कर देंगे इन दोनों को, इन दोनों की जगह इन दोनों को रिप्लेस किया। QP की जगह मैंने क्या रखा, OP, और QP डैश के मैं जगह रख सकता हूं OP डैश। और अगर यहां अगर ये ध्यान में अगर आपको हो, OP डैश और OP क्या थे, OP क्या है हमारा, OP इज रियल डेप्थ एंड OP डैश इज अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ को क्या माना मैंने, H, यहां से यहां तक की H हाइट थी, और अपीयरेंट डेप्थ की H डैश, दोनों की जगह वैल्यू रख दी। यही हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जानते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में है क्या। यहाँ मैंने 3 डायग्राम्स बनाए, अगर आपको दिख रहे हो आप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, सेम यहाँ भी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। यहाँ एम करके मैंने नॉर्मल बनाई है, ये मेरा मीडियम का सरफेस, मीडियम दोनों मीडियम्स के बीच का प्लेस है। तो यहाँ से जैसे ही, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ क्या है, सारी की सारी रेज कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, यही देख रहे हैं आप। तो पहली कंडीशन में मैंने लिखा है व्हेन इंसिडेंट रे फ्रॉम डेंसर मीडियम ट्रेवल्स टू रेयर मीडियम, आप जानते हैं बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और बाहर चली जाती है। क्या हो अगर मैं इस इंसिडेंस एंगल को थोड़ा इतना बढ़ा दूं कि वो 90 डिग्री हो जाए, इस इंसिडेंट एंगल को मैं इतना बढ़ा दूं कि वो कितना हो जाए, वो 90 डिग्री का हो जाए, और जैसे ही वो 90 डिग्री का होगा तो वो ये ट्रेवल, वो बाहर ना जाके रेयर मीडियम में ना जाके उन दोनों मीडियास के पैरेलल चले जाएगा, दोनों मीडियास के रेयर और डेंसर मीडियम के पैरेलल चला जाएगा, ये देखो यहां जा रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब हमारा रिफ्रैक्शन एंगल कितने के बराबर हो जाए, भाई पहले रिफ्रैक्शन एंगल कम था, अभी रिफ्रैक्शन एंगल मेरा कितना हो गया, देखो 90 डिग्री का है कि नहीं भाई, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का हो गया, नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना बना रे का, 90 डिग्री का। जब नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। सो हम आगे, क्रिटिकल एंगल व्हेन रिफ्रैक्शन एंगल इन द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू द 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर डेंसर मीडियम से जैसे इंसिडेंट रे निकली, हम बार बार, भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्टेड एंगल एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इसको बढ़ाएंगे तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल और ज्यादा नॉर्मल से दूर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन, तब उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय आई सी, आई टू द बेस सी, यहाँ लिखा हुआ है आई टू द बेस सी से डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल। तो वहीं से हम जानते हैं व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब ये जो तीसरा डायग्राम है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि डेंसर मीडियम से लाइट गई और डेंसर मीडियम में ही लौट के वापस आ गई, कुछ रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना हो गया, इधर लाइट उसी मीडियम से उसी मीडियम में वापस आ गई, वहीं इंसिडेंट हुई और वहीं पर वो रिफ्रैक्ट होके, यहीं इंसिडेंट भी हुई और यहीं ये रिफ्रैक्ट भी हो गई। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या लिखा मैंने, व्हेन द फिनोमिना वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन IC, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो वो यहां ना जाके जैसे ही इंसिडेंट को बढ़ाएंगे और नीचे आएगा, फिर तो क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हुआ और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना बना कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जैसा। तो ये लाइट अब बाहर जाए ही नहीं, अभी लाइट तो कहां हो रही थी, मीडिया के पैरेलल हुई थी यहाँ पर, अब क्या हुआ, लाइट वहीं उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, हमारे डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट है। जब लाइट रेयर मीडियम में जाए ही नहीं, तब कंडीशन क्या होगा कि जब आईसी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा हो जाए, तब वो रे बाहर नहीं जाएगी, रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, लिख लीजिए इसको। से आपने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर होना चाहिए, इज ऑलवेज इन डेंसर मीडियम, कभी भी रेयर मीडियम में अगर हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए सर, डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा डेंसर मीडियम के अंदर होना चाहिए, अगर वो अंदर है तभी वो रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं तो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन IC, इंसिडेंस एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वापस लौट के उसी मीडियम, डेंसर मीडियम में ही वापस आएगा, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम, आपने यहां लिखा है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, अब जैसे हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन पढ़ा था, आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, सबसे इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। उसके एप्लीकेशन कहाँ थे, जैसे आपने गिलास में कॉइन डाल दिया, कॉइन आपको ऊपर दिखती है, तालाब, कभी अगर नदी तालाब आप गए हो तो आप, अगर साफ पानी है तो नदी का
जो डेप्थ है वो आपको थोड़ी सी ऊपर दिखती है, लगता है कि बहुत कम पानी है और आप उसमें जाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा आप करेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो ध्यान रखना है, नदियां हमेशा गहरी होती हैं लेकिन आपको दिखता है कि उनका नदियों का जो निचला हिस्सा है वो ऊपर है, बेस ऊपर है। ये सोच के अगर आप नदी में गए कि मैं तो ये तो ऊपर दिख रहा है, मैं डूबूंगा या डूबूंगी नहीं, तो आप डूब जाओगे अगर आपको तैरना नहीं आता है। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। कभी कभार कैमोफ्लेज होता है, आप बनारस जाओ, वहां पर सीढ़ियां बनी है घाट्स में, तो जब वो पानी साफ रहता है तो ऐसा लगता है सीढ़ी ऊपर ऊपर है, और आप पैर रखते हो तो आपका पैर एकदम नीचे चला जाता है और फिसलने का डर भी रहता है। मैं तो कई बार गिरा हूं ऐसे में, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, तो मैं इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। आपने कभी अगर पानी में स्टिक डाली है, उसका बेंड होना, ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। कॉइन, फिशरीज, फिश करना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट टोटल इंटरनल। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी बात करते हैं। टोटल इंटरनल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने कभी भी अगर बबल्स देखे हों, आपने बबल भी फुलाए होंगे, बारिश के टाइम भी बबल दिखते हैं, उतना आप उसको नहीं देख पाते, शो साबुन के बबल्स आपको हमेशा चमकते हुए दिखाई देते हैं। देखा है कभी आपने वो कभी बबल वाला, वो फूकने वाला कभी खरीदा है खिलौना? फूको तो चमकता हुआ बबल दिखाई देता है आपको, ऐसा क्यों? ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। आप अभी मैंने कॉइन की बात की रिफ्रैक्शन में, अगर आप कॉइन, वही कॉइन आप बाहर से दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो कॉइन हवा में है, एयर में है। इट इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल काफी है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जिसमें सबसे पहला और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और ये मतलब बोर्ड्स में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी और भी इसके एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। होता क्या है? इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी के फिनोमिना पे बेस्ड है। यूज टू ट्रांसमिट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ आप क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसमिट द ऑप्टिकल सिग्नल्स स्ट्रेट, या तो अलोंग स्ट्रेट पाथ, या तो जिगजैग पाथ, या तो आप इसको सीधा सीधा कर दो, या तो आप यू कैन जिगजैग पाथ, जो भी यू कैन चूज द पाथ टू ट्रांसमिट द सिग्नल अप टू लार्ज डिस्टेंसेस विदाउट लॉसिंग इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है बनाना इसको, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है। अब ये क्यों महंगा है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिग्नल्स को बिना उनकी इंटेंसिटी को लॉस किए ट्रांसमिट करा सकता है। यू कैन ट्रांसमिट द सिग्नल्स विदाउट लूजिंग एनी इंटेंसिटी। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर इसके एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, प्लास्टिक की फाइबर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। इसको हम कहते हैं, ये जो बीच का जो पार्ट है इसको कोर कहते हैं। इसके ऊपर ये दो पार्ट्स हैं, इसको क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग मतलब सेकंड मीडियम है, कोर हमारा मेन मीडियम है। और ये जो डॉटेड लाइंस मैंने रिप्रेजेंट की हैं, ये एक्सिस है, इस फाइबर की मेन एक्सिस है, जहां मतलब यू कैन से कि मेन एक्सिस ऑफ द फाइबर। अगर हम यहां से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, एक सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट रेस, अगर हम इसको यहां से इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ एक नॉर्मल बना, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन उसी मीडियम में फिर वापस आएगी, फिर वहां से वापस आई, यहाँ एक नॉर्मल हुआ, फिर वापस, और करते करते वी कैन ट्रांसमिट इट टू अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे ही वो ट्रांसमिट होती रहेगी। ठीक है, और बाहर सबसे आखिरी में कहीं रिसीवर लगे होंगे जिसपे वो रिसीव होगी और सिग्नल्स हम पढ़ पाएंगे, यू कैन रीड दैट सिग्नल्स। ठीक है, तो ये फाइबर केबल कैसे यूज होती है? इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इसका यूज क्या है? ट्रांसमिट द सिग्नल विदाउट लूजिंग एनी डेटा। कोई भी सिग्नल को बिना लूज किए, उसकी इंटेंसिटी को लूज किए बिना, ये उसको वहां तक पहुंचाती है। अब इसके कुछ पार्ट्स के ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब लाइट के फॉर्म में, सिग्नल्स विच कैन ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट्स, रेज, वो ऑप्टिकल सिग्नल्स है। ठीक है, तो इसके पहला पार्ट है, मैंने आपको लिखा नहीं इधर, बताया कि फाइबर की कोटिंग होती है। सबसे पहली लेयर, जैसे अगर आप बनाओ तो सबसे पहली लेयर फाइबर की कोटिंग है, ये मैंने फाइबर की कोटिंग बनाई, फिर क्लैडिंग है, फिर कोर है। ये क्या है? यहां पर एक प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की कोटिंग, फिर ये क्या है? क्लैडिंग है, फिर ये क्या है? ये कोर है। और कोर के अंदर होता क्या है? तो कोर इज द कंस्ट्रक्शन, इज अ पार्ट, कोर इज अ पार्ट
मेड अप ऑफ थिन एंड फाइन क्वालिटी ऑफ ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, पॉलीमर्स और डाइलेक्ट्रिक्स का यूज करके ये बनता है। क्या क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, पॉलीमर्स या डाइलेक्ट्रिक्स से बना होता है कोर हमारा। क्लैडिंग बना होता है मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक विच सराउंड द सेंट्रल कोर। ये ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है। जो हमारे यहां भी ग्लास और प्लास्टिक ही होती है जो कोर को सराउंडिंग देती है, एक सराउंडिंग प्रोवाइड कराती है कोर को, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ थिन प्लास्टिक एंड ग्लासेस। अंदर कैसा होता है? कोर में कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? फाइन पार्टिकल्स, फाइन ग्लासेस, ठीक है, टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। बनाने के लिए इसके सबसे ऊपर क्या होती है? सॉरी, प्लास्टिक लिखा हुआ है, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, उसके अंदर क्लैडिंग और उसके अंदर फाइन पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ कांच लगा होता है, यहाँ से गया कांच में, फिर कांच से वापस वापस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर। इसी को उसको क्या कहते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड वी कैन ट्रांसमिट, ठीक है क्या? इट कैन बी यूज फॉर ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन की यूज आती है। इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग द सिग्नल्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिशन में भी काम आती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कैन यूज ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वी कैन यूज ऑप्टिकल फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहले हम क्या करते हैं? लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं? लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज, फिर उनको हम ट्रांसमिट करते हैं। चेंज हो गया क्या? इट इज यूज्ड एज अ लाइट पाइप इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टमक और लंग्स का ऑप्टिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है, ठीक है। और इट इज यूज्ड एज डेकोरेटिव लैंप्स एज वेल। इनको हम डेकोरेटिव लैंप्स के थ्रू यूज करते हैं।